हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि थेल्स प्रमेय को किस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध किया और आज की क्लास में हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि ये का जो थ्योरम है उसका जो इन्वर्स थ्योरम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, इस चीज़ को पहले समझते हैं और फिर इसको जो है सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिए, थेल्स का विलोम क्या कहता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे आज, ठीक है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए एक फोटो ले लिया। देखिए यहाँ पे ABC, इस बात को सिद्ध करने के लिए ABC एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है L, जो कि इस भुजा को AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और इसमें पहले से हमें पता रहेगा कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित पहले से कर रही है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जब समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो रेखा होता है वो BC के समांतर होती है, यानी कि तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि जब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो तो इसका मतलब ये हुआ कि D किसके समांतर होना चाहिए, BC के समांतर। आज हम लोग यही सिद्ध करने वाले हैं। ये है थेल्स का विलोम, पूरी तरह से थेल्स का क्या है, विलोम है। इसमें भी सेम क्वेश्चन बनता है, इसमें भी सेम फोटो बनता है और सेम फोटो बना करके साधारण प्रतिज्ञा में हम क्या लिखते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके दो भुजाओं AB तथा AC को कोई रेखा D जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके दो भुजाओं AB तथा AC को कोई रेखा L इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है। तो हमें सिद्ध करना है कि D समांतर BC। क्या सिद्ध करना है? देखिए, D समांतर BC। तो आप लोग माना कि को समझ चुके हैं। माना कि को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप त्रिभुज के फोटो को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको माना कि को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अच्छे से एक बार दो बार त्रिभुज को देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस त्रिभुज में जो जो काम हम करते हैं उस चीज़ को लिखते हैं रचना में। तो रचना में हम लिखे हुए, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए रचना में। रचना में मैंने क्या किया कि E से EM जो है लंब डाला किस पे, AB पे, और D से DN लंब किस पे डाला, AC पे। E से EM लंब डाला AB पे और D से DN लंब डाला AC पे। यही काम हम जो है सो उसमें भी किए थे और इसमें भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, C को जो है D से मिलाया और B को किससे मिलाया, E से मिलाया। कोई दिक्कत किसी को? अब हम चलते हैं प्रमाण में, प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो प्रमाण में जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। EM को लंब लेते हैं, ठीक है। EM को लंब लेकर के ADE त्रिभुज बन रहा है ना, ADE, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, आधार हो जाएगा AD और लंब कौन हो जाएगा, EM। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 1/2, EM को लंब लेने पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। तो क्या लिखे हुए हैं, AD का एरिया 1/2 इंटू AD इंटू EM। AD हो गया आधार और EM हो गया लंब। और फिर नीचे वाला DB को देखिए, DBE आधार कौन हो जाएगा, DB, और लंब इसमें भी यही काम करेगा, लंब का काम यही करेगा, EM करेगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है सो हमारा देख रहे हैं ऊपर से नीचे EM से EM कट रहा है और 1/2 से 1/2 भी कट रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बराबर AD बटा DB। इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट समझ में आ चुका है सभी लोगों को। इसी प्रकार से पुनः जो है हम लोग अब इसको लंब लेंगे, अब इसको लेंगे लंब DN को। अब DN को लंब लेंगे और इसी त्रिभुज में जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे DEC। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, पुनः DN को लंब लेने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DN। आधार गुने शीर्ष लंब, देख रहे हैं इधर से आधार ये हो गया
और शीर्षलंब कौन हो गया, DN हो गया। तो आधार गुने शीर्षलंब। फिर नीचे में DEC का देखिए, आधार हो गया ये EC, आधार कौन हो गया EC, और लंब कौन हो गया DN। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि DN से DN जो है कट रहा है, और 1/2 से 1/2 भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बटा AC। समीकरण 2 बना लिया इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, रेडी है ना। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 जो है उसको, समीकरण 1 और 2 को कैसे हम जो है देखते हैं। यहाँ पे हम इसको पहले मिटाते हैं साधारण प्रतिज्ञा को, और यहीं पे जो है सो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए सभी लोग देखिए, ये जो प्रश्न में जो पहले से दिया हुआ है, प्रश्न में पहले से ये बात दिया हुआ है कि AD बट्टा DB अब बराबर होता है किसके, AE बट्टा EC के। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हमें क्या सिद्ध करना है कि D समांतर होना चाहिए BC के, और इतना पहले से दिया हुआ है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अगर ये पहले से दिया हुआ है तो समीकरण 1 और 2 को आप लोग देखिए, दोनों का RHS सेम है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं। देखिए AD बट्टा DB ये हो गया, और AE बट्टा EC ये हो गया कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से जो है हम यहाँ पे इसका मान पुट कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए AD बट्टा DB के जगह पे हम ये पूरा चीज़ लिख सकते हैं क्या, AD बट्टा DB के जगह पे ये पूरा चीज़ लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आप बट्टा में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, DBE, यहाँ पे D है ना। अब देखिए बराबर AE बट्टा EC के जगह पे ये लिखेंगे, AE बट्टा EC के जगह पे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब गौर से यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, दिख रहा है आप लोगों को, कुछ कटने वाला है। यहाँ पे कौन कट रहा है, ऊपर वाला से ऊपर वाला कट रहा है, गौर से देखिए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यानी ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमें आपस में बराबर आ चुका है। इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं आगे बना के। देखिए सभी लोग, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, बराबर आ गया। अब ये दोनों त्रिभुज कहाँ पे है, फोटो में सो देखते हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कहाँ पे है, देखिए DBE कहाँ पे है, DBE ये वाला त्रिभुज है। ये त्रिभुज सब लोगों को दिख रहा है, ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज के बारे में कर रहे हैं। और उधर क्या, तो कौन सा त्रिभुज है, DEC कौन सा त्रिभुज है, ये है देखिए DEC। अब गौर से देखते हैं दोनों त्रिभुज को, तो दोनों त्रिभुज का आधार जो है एक ही है। गौर से देखिए दोनों त्रिभुज का आधार जो है एक ही है। कौन सा आधार है, D है कि नहीं। यानी दोनों त्रिभुज का आधार जो है D है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है ना, यहाँ समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। तो चूंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार के एक ही ओर स्थित है। दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार के एक ही तरफ स्थित है। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं ना। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल तो बराबर हो गया समीकरण 3 से, और दोनों का आधार भी एक ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों समांतर रेखा के बीच में होगा, यानी D समांतर हो गया BC के, सिद्ध हो गया ना। यानी कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार D के एक ही तरफ स्थित है। दोनों त्रिभुज एक ही आधार D के एक ही तरफ स्थित है, और उनके क्षेत्रफल आपस में समान है। उनके क्षेत्रफल बराबर है। उनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि एक ही आधार भी है और क्षेत्रफल भी बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ, इसीलिए ये जो है लाइन जो है D वो किसके समांतर होगा, BC के समांतर हो गया।
ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। समझ में आया कैसे? समीकरण 3 से जो है हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों जो है एक ही आधार के एक ही तरफ स्थित है। और ऐसा तभी होता है जब वो दोनों समांतर होता है, यानी कि समांतर रेखा के बीच में होता है, तभी क्षेत्रफल भी बराबर होगा और उसका जो है एक ही आधार होगा। तो इस थेल्स प्रमेय का विलोम जो है इस प्रकार से सिद्ध हो गया। और ये भी थेल्स प्रमेय के तरह ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा बोर्ड के लिए जो जो थ्योरम इम्पोर्टेंट है वो सभी का एक लिस्ट तैयार कीजिए और वो सभी को जो है 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है थ्योरम से नहीं छूटना चाहिए। ज्यामिति से एक 5 नंबर का क्वेश्चन थ्योरम से आता ही है, कन्फर्म है। तो अभी हम लोग जो है 6.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थेल्स प्रमेय की मदद से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में मैंने बताया था और अभी जो है सो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी की वार, कोई त्रिभुज लेना है, क्या लेना है, कोई त्रिभुज लेना है, उसका नाम रखना है पी क्यू आर। नाम रख देते हैं पहले, देखिए पी क्यू आर। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी की वार की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है ई और यहाँ पर एक बिंदु है एफ, दोनों बिंदु जो है स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, बताना, ऐसा हम लोग को दिखाना है कि क्या ये दोनों लाइन जो है क्या वो समांतर है, ऐसा हम लोग को क्या करना है, दिखाना। तो ऐसा तभी हम दिखा सकते हैं जब इसकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और कोई रेखा अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी थेल्स के विलोम से ये चीज़ सिद्ध होगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को सिद्ध करना होगा कि क्या इतना बटा इतना अब बराबर इतना बटा इतना है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी अब बट्टा क्या निकालेंगे, ई क्यू, पी बट्टा ई क्यू। देखिए कितना आएगा, पी का मान है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ये कटने वाला है, 3 से कट जाएगा। देखिए कितना बार में कट रहा है जानते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी 1.3 आया। और जैसे ये 1.3 आया अब हम निकालेंगे इधर से भुजा का अनुपात, पी एफ बट्टा एफ आर, पी एफ बट्टा एफ आर। ये हम देखते हैं कितना आता है। देखिए पी एफ का मान कितना है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अब इसको भी काटिए, कितना से कटेगा, इसको काटिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, अब 6 से लगा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा के और 6 से काटो, 6 चक 24, ये हो जाएगा 6 36, यानी कि 6/4 आ जाएगा। डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 नहीं 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 4 5 20, 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा और 4 से 5 बार में लगेगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। यानी कि ये दोनों बराबर अगर आता तभी तो समांतर होता। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि पी ई बट्टा ई क्यू वो बराबर नहीं है पी एफ बट्टा एफ आर के, इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ जो है वो समांतर, ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। समांतर क्या है, नहीं, समांतर नहीं है। बात समझ में आया आप लोगों को? समांतर कब होता, जब भुजाओं का अनुपात समान होता तो वो समांतर होता। देखिए दूसरा क्वेश्चन में अब हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम निकालते हैं P का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, निकालते हैं P बट्टा ई क्यू, P बट्टा ई क्यू, इतना बटा इतना। तो P का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू ई चाहे ई क्यू एक ही होता है, 4.5 सेंटीमीटर। ये कटने वाला है, क्या कटेगा, कितना से कटेगा बताइए, कटेगा ये 5 से काटिए, यानी कि पॉइंट उड़ा देते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे से तो ऊपर में जाएगा 10 गुना होने, क्या
ऊपर में 10 गुना होगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 40/45। अब इसको काटिए, 5 से कट जाएगा ना, 5 के पहाड़ा में 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि आ जाएगा 8/9। 8/9 आ गया P/EQ का मान। अब निकालते हैं इधर से PF बट्टा FR। तो PF का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब बताइए, इधर भी 8/9 आ गया। तो यहाँ पे RF चाहे FR एक ही है, यहाँ पे जो है हमारा दोनों अनुपात बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि P/EQ बराबर आ गया PF/FR। FR चाहे RF एक ही बात होता है ना। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ये सिद्ध हो गया कि ये जो लाइन है, जो ये EF है, वो किसके समांतर है? QR के। यानी EF जो है वो समांतर है QR के। सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत?